नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, पावर ट्रांसमिशन की। और दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी खुला पट्टा चालन के लिए पट्टे की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसका डेरिवेशन दोस्तों हमने किया था। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे तिरछे पट्टे चालन की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। तो इस पट्टा चालन में जो चालक व चलित घिरनी होती है दोनों विपरीत दिशा में घूमती है। कल दोस्तों जिस पट्टे चालन के अपन ने बात की थी उसमें दोनों घिरनियाँ समान दिशा में घूम रही थी, लेकिन तिरछे पट्टे चालन में क्या होगा, अगर एक घिरनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो दूसरी घिरनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक है, तो हम पट्टे की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे उसे यहाँ पे समझते हैं। डायग्राम उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है। इसमें जो ये पट्टा है ये क्रॉस प्रकार से लिपटा हुआ है। ठीक है, उसमें भी ये एंगल बीटा दे रखा था, ये एंगल बीटा दे रखा था, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो बीटा दे रखा था। यानी यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, यहाँ पे जो ये कोण बनेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, बीटा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कोण हमें दे रखा है वो लिख देते हैं। माना कोण MO2 और O1, ये जो कोण है ये कौन सा है, बीटा है। तो कोण MO2 O1 बराबर क्या है दोस्तों, बीटा है। अब यहाँ पे पट्टे की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे उसे देखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पट्टे की लंबाई, और पट्टे की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, L से। ठीक है, तो पट्टे की लंबाई L बराबर क्या होगी वो देखना। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले यहाँ से चले अपन GJH, GJH। ठीक है, तो चाप GJH, इसकी लंबाई ले ली अपन ने। फिर H से कहाँ जाएंगे, F जाएंगे, क्योंकि पट्टा तिरछा लपटा हुआ है। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो प्लस HF, प्लस HF। फिर F से कहाँ जाएंगे, अब ऐसे चलेंगे, तिरछा लिपटा हुआ है तो यहाँ से चालू है, यहाँ से यूँ गए, फिर यूँ गए, फिर यूँ घूमेंगे, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरे पट्टे की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ चले गए, फिर F, K और E, प्लस चाप F, K, E। ठीक है, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है पहले वो उस क्लास को जरूर देखे, तभी ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि पूरे नोटेशन पिछले वाले डेरिवेशन के ये। तो चाप F, K, E, प्लस E से कहाँ जाएंगे, वापस G पे, प्लस E और G। अब दोस्तों, कल हमने बात की थी कि यहाँ से यहाँ तक जो चाप की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई लो या यहाँ से यहाँ तक के चाप की लंबाई लो, दोनों चाप की लंबाइयाँ बराबर आएगी। तो कोई सी भी एक चाप की लंबाई हम ले लेंगे और उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ से E से K तक की चाप की लंबाई लो या K से F तक की चाप की लंबाई लो, दोनों बराबर आएगी। तो कोई भी एक ज्ञात कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे। ठीक है, वैसे ही H, F की लंबाई और E, G की लंबाई दोनों बराबर आएगी। तो कोई सी भी एक लंबाई लेंगे और उसका डबल कर देंगे। यही हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था। ठीक है, तो इधर देखना, 2 कर दिया मैंने, 2 इंटू चाप, यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, चाप JH की लंबाई ले लेता हूँ और इसका डबल कर देंगे। यहाँ लिख दूंगा चाप JH, प्लस HF की जगह मैंने HF लिख दिया, प्लस अब इधर चलेंगे तो यहाँ से चाप F और K, ये वाली लंबाई ले लेता हूँ, F से K तक की, तो प्लस चाप F, K लिख देता हूँ। ठीक है, और HF, EG दोनों बराबर आएगी। तो मैंने HF ले लिया और उसका डबल कर दिया, तो EG को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई ले ली, उसको डबल कर दिया तो ये भी काउंट होगी। फिर HF लिया, इसको डबल कर दिया तो उसमें GE भी काउंट होगी। फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई करी, उसको डबल कर दिया तो ये भी काउंट हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखना, इसको दे दे मैंने समीकरण नंबर 1। अब चाप JH का मान ज्ञात करेंगे, चाप FK का मान ज्ञात करेंगे
और एच एफ का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं चाप जे एच की। चाप जे एच हम जानते हैं 10वीं में हमने फॉर्मूला पढ़ा था और लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा, चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या। तो जे एच का जो कोण है वो कितना आएगा, जे एच यानी यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण, तो यहाँ से यहाँ तक का π/2 है और यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री में ये बीटा जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का π/2 है, 90 का मतलब π/2 और यहाँ से यहाँ तक का बीटा है, तो π/2 में इस 90 में बीटा जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा कोण हमें मिल जाएगा। तो कोण कितना आ जाएगा इसमें, π/2 प्लस बीटा, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इस वाली घिरनी की त्रिज्या है r1। तो चाप जे एच की लंबाई आएगी। सेकेंड, इस चाप एफ के की निकाल लो, चाप एफ के की लंबाई। अब चाप एफ के देखना, ये एफ के, तो चाप एफ के लिए पूरा कोण मेरे को चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये बीटा है, तो ये भी बीटा रहेगा संगत कोण से, ये बीटा है तो ये भी बीटा रहेगा संगत कोण से, और ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री, तो हमें ये पूरा चाहिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री में ये बीटा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो कोण आएगा यहाँ पे भी आ जाएगा π/2 प्लस बीटा। कल के डेरिवेशन में एक कोण में माइनस आया था और एक में प्लस आया था, लेकिन आज के डेरिवेशन में दोनों जगह चाप में क्या आएगा, प्लस प्लस ही आ रहा है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, r2, उस वाली घिरनी की त्रिज्या r2। इसे दे दिया बच्चों मैंने समीकरण नंबर 3। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3। अब एच एफ का मान ज्ञात करेंगे। एच एफ का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, मैंने क्या किया, एच एफ के समांतर एक लाइन खींची, कल भी लाइन खींची थी एक, आज भी एच एफ के समांतर एक लाइन खींची जो कि इस O1H पे लंबवत है। O1H पे क्या है, लंबवत है। कल भी लाइन थी, लेकिन ये कल ये वाली लाइन इसके अंदर आ रही थी और आज इसके बाहर जा रही है। ठीक है, तो समांतर लाइन है, तो अगर अपन MO2 की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, इसकी MO2 की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो वही लंबाई HF के बराबर आएगी, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, समांतर है। और MO2 की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, MO2 और ये O1, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री का रहेगा, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये कोण बीटा है, इस कोण बीटा के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी और ये कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये सबसे बड़ी भुजा O1 O2 क्या कहलाएगी, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए का मान, आधार का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे, MO2 का मान ज्ञात करेंगे, और MO2 जो रहेगा दोस्तों वो HF के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, HF के बराबर। तो आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण है O1 O2, O1 O2 के बीच की दूरी कितनी है, y, यही क्या है, कर्ण। यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O1 से M तक की दूरी लंब है, तो O1 M का स्क्वायर। अब इस O1 M को कैसे याद करेंगे, इधर देखना, O1 M किसके बराबर रहेगा, O1 M बराबर रहेगा O1H प्लस HM। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी O1H है, इस वाली दूरी में अपन ये वाली दूरी जोड़ देंगे, यानी इस वाली लंबाई में अपन ये वाली लंबाई जोड़ देंगे तो पूरी O1M हमें मिल जाएगी। और O1H जो है, O1H इस घिरनी की त्रिज्या के बराबर है, तो O1H का मान क्या है, R1। और HM इसके समांतर, कल भी चले था पर इसके समांतर चलेंगे तो ये इस वाली घिरनी की त्रिज्या के बराबर आएगी ये MH का मान किसके बराबर आएगा, इस वाली घिरनी की त्रिज्या के बराबर, तो यह हो जाएगा R2। तो यहाँ से O1M बराबर क्या जाएगा, R1 प्लस R2। क्या जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। तो ठीक है दोस्तों, वहाँ से मान पुट कर देते हैं O1M का यहाँ पे, तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास HF बराबर आ जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर माइनस O1M का मान कितना है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे अपन,
समीकरण 2 से, समीकरण 3 से और समीकरण 4 से, इन तीनों का मान कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ऐप के अंदर तो स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा, तो ऐप के अंदर तो नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये क्लास यूट्यूब पे भी है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मान पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से, तो पट्टे की लंबाई L बराबर आ जाएगा 2 इंटू चाप JH, और चाप JH की लंबाई कितनी है अपने पास, ये है π/2 प्लस बीटा इंटू R1 प्लस HF की लंबाई कितनी आई है, √y² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और प्लस चाप FK, और चाप FK की लंबाई कितनी है, ये वाली है π/2 प्लस बीटा इंटू R2। ठीक है, अपन ने मान पुट कर दिए इनके सबके 2, 3, 4 से किस में, 1 में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखना भाई, L का L 2 इंटू, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया π/2 प्लस बीटा इंटू R1। अब दोस्तों मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, y² कॉमन ले रहा हूँ, जैसा अपन ने पिछले डेरिवेशन में किया था, सेम प्रोसेस वही फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं y² कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1 माइनस, और जो कॉमन लेंगे उसका इधर भाग लग जाएगा, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y², इधर भाग लग जाएगा, और पीछे ये है ही सही, पीछे क्या है π/2 प्लस बीटा इंटू R2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना, L बराबर 2 इंटू π/2 प्लस बीटा इंटू R1 को ऐसा कैसा लिख दिया। अब दोस्तों y² जब वर्गमूल के बाहर आएगा, यानी y² का जब अपन वर्गमूल लेंगे तो बाहर क्या आएगा, y बाहर आएगा, और फिर y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y², और इसकी घात 1/2। मैंने क्या किया, y² का तो y बाहर आ गया, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, और अंडर रूट हटा के, यहाँ से अंडर रूट हटा के उसकी घात 1/2 कर दिया। क्योंकि दोस्तों अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो यहाँ अंडर रूट हटा दिया और घात लगा दी 1/2, और पीछे वाला ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस π/2 प्लस बीटा इंटू R2। इसके पहले वाले डेरिवेशन जो किया था अपन ने ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए पट्टे की लंबाई का, उसमें भी सेम यही प्रोसेस फॉलो किया था। अब घात 1/2 लिख दिया, अब ये घात कहाँ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी, जैसा कि उसमें भी आया था। क्यों आएगी आगे, द्विपद प्रमेय से। किससे, द्विपद प्रमेय से। तो L बराबर 2 इंटू, अब दोस्तों मैं R1 को π/2 से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/2 इंटू R1 प्लस बीटा को R1 से करूँगा तो बीटा R1 प्लस ये y का y लिख दो यहाँ पे 1 माइनस, ये घात कहाँ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी, तो 1 माइनस 1/2, और पीछे क्या जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y²। ठीक है, और पीछे R2 को π/2 से गुणा करूँगा तो π/2 इंटू R2 प्लस बीटा को R2 से गुणा करूँगा तो बीटा R2। ये घात आगे क्यों आई, किसके हेल्प से आई, द्विपद प्रमेय की हेल्प से। तो पीछे लिखना जरूरी है यहाँ पे द्विपद प्रमेय से। ठीक है, द्विपद प्रमेय से आ गया ये। अब इधर देखना L बराबर 2, π/2 R1 यहाँ है और π/2 R2 यहाँ है, दोनों में से π/2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, π/2 कॉमन आ रहा है, तो π/2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा R1, और यहाँ आगे क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा R2। फिर इसमें देखना यहाँ बीटा R1 आ रहा है और यहाँ बीटा R2 आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बीटा कॉमन आ रहा है,
बीटा कॉमन ले लेंगे तो प्लस बीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा R1 और यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस और फिर क्या जाएगा R2, ठीक है। प्लस अब इस y को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, y को 1 से गुणा करूँगा तो क्या जाएगा y, फिर माइनस 1/2, फिर y को इससे भी गुणा करूँगा तो ये y आ जाएगा और यहाँ क्या है फिर R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। और पीछे का तो कॉमन आएगा इधर, ठीक है। ये अपन ने कोष्टक बंद कर दिया, इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, y को 1 से गुणा करेंगे तो y, माइनस का माइनस 1/2 का 1/2, y इससे भी गुणा होगा तो ये y। अब यहाँ पे y स्क्वायर से y कटेगा, यहाँ एक y बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बीटा का मान यहाँ पुट करेंगे जैसा कि अपन ने लास्ट डेरिवेशन में किया था। बीटा का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं साइन बीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, हम जानते हैं लाल बटा काका से साइन बीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब ये बीटा है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, सबसे बड़ी भुजा O1 O2 ये कर्ण कहलाएगी और जो ये बची ये आधार कहलाएगी। तो लंब का मान, ये पूरा लंब है तो लंब का मान किसके बराबर है O1 M के बराबर, और कर्ण ये कर्ण किसके बराबर है O1 O2 के बराबर, ठीक है। अगर यदि बीटा का मान अल्प हो तो, बीटा का मान अल्प हो तो साइन बीटा को किसके बराबर मानते हैं अपन, बीटा के बराबर मानते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में भी बात की थी लास्ट डेरिवेशन में, तो बीटा का मान अल्प है तो साइन बीटा को किसके बराबर मानेंगे बीटा के बराबर। तो यहाँ से साइन बीटा की जगह मैंने बीटा लिख दिया और O1 M का मान अभी कुछ ही देर पहले अपन ने निकाला था, क्या आया था R1 प्लस R2। O1 M का मान क्या आया था R1 प्लस R2 और O1 O2 यानी इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी y, तो क्या गया ये कैपिटल Y। अब बीटा का मान मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, यहाँ पे बीटा का मान यहाँ से उठा के कहाँ पुट कर दूंगा यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो L बराबर 2 × π/2 R1 प्लस R2 प्लस बीटा का मान मैंने पुट किया R1 प्लस R2 अपॉन y, और एक R1 प्लस R2 यहाँ पहले से ही है R1 प्लस R2, और पीछे वाले को ऐसा कैसे लिख दिया y का y माइनस का माइनस 1/2 का 1/2, यहाँ R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। अब दोस्तों इस दो को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ तो L बराबर 2 × π/2 R1 प्लस R2। अब ये दो इससे भी गुणा होगा तो प्लस 2 × R1 प्लस R2 × R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। प्लस ये दो इससे भी गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y, माइनस ये दो इससे भी गुणा होगा तो 1/2 × 2 और फिर R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ तक मेरे हिसाब से मामला क्लियर होगा, यहाँ तक एक बार देख लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं इधर का मिटा देता हूँ, इसका यूज अपन ने कर लिया। अब उधर चलते हैं अपन, ठीक है। L बराबर यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा पाई × R1 प्लस R2, और यहाँ पे ये प्लस 2y जो है इसे मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्लस 2y को मैंने आगे लिख दिया। अब इधर देखना, ये पीछे वाले को अपन कैपिटल X मान लें पहले वाले डेरिवेशन की तरह, तो ये कैपिटल X और ये भी X ही नज़र आ रहा है, तो 2 × कैपिटल X में से X जाएगा तो X ही बचेगा, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सेम ही तो क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y। 2 ये सेम दिख रहा है, इससे ये कट ही गया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा,
और 2i को मैंने पहले लिख दिया इसके साथ। तो ये फॉर्मूला आ गया पट्टे की लंबाई l का, किसके लिए, तिरछे पट्टे चालन के लिए। ये डेरिवेशन अपना कंप्लीट होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, डेरिवेशन जहाँ तक रफ कॉपी में बिना देखे नहीं करोगे वहाँ तक ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में नहीं होंगे, ठीक है। तो 2-4 बार तो इन डेरिवेशन को वीडियो से देखना, ये अच्छी फैसिलिटी ऑनलाइन की, वीडियो को बार बार देख सकते हो। तो 2-4 बार तो वीडियो देखना आप, फिर इस डेरिवेशन को रफ कॉपी में, इस वाले डेरिवेशन को और इसके पहले जो डेरिवेशन अपन ने किया था, दोनों डेरिवेशन को रफ कॉपी में बिना देखे सोल्व करना। और ये फॉर्मूले भी याद रखना, इन पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। अब उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, ये आगे वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक की टर्म उस वाले फॉर्मूले में भी यही थी और इस वाले फॉर्मूले में यही है। उस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ रहा था पीछे और इस वाले फॉर्मूले यहाँ प्लस आ रहा है। आगे वाली टर्म तो सेम है, पीछे वाले में उसमें माइनस आ रहा था और इसमें क्या आ रहा है, प्लस। इस प्रकार से अपन को याद रखना है। तो दोस्तों दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने कंप्लीट होता है। पहला डेरिवेशन में अपन ने पट्टे की लंबाई ज्ञात करी थी खुले पट्टे चालन के लिए, और इस वाले डेरिवेशन में पट्टे की लंबाई ही ज्ञात करी है तिरछे पट्टे चालन के लिए। किसके लिए, तिरछे पट्टे चालन के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है हमारा वह है पट्टे द्वारा पारिषित शक्ति, यानी जो पट्टा पुली पर लिपटा हुआ है वह एक पुली से दूसरी पुली में, यानी चालक गिरनी से चलित गिरनी में कितनी पावर, कितनी शक्ति का ट्रांसमिशन करता है, पारेषण करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग है बच्चों वो है हमारा पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति। पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति। अब दोस्तों जो चालक गिरनी है वह एक तरफ से पट्टे को खींचती है, वह दूसरी तरफ से पट्टे को छोड़ती है। जो चालक गिरनी है वह एक तरफ से तो पट्टे को खींचेगी और दूसरी तरफ से पट्टे को छोड़ेगी। तो जिस तरफ से वो पट्टे को खींचेगी उस भाग में तनाव ज़्यादा होगा और जिस तरफ से वो पट्टे को छोड़ेगी उस तरफ तनाव कम होगा, क्योंकि खींचाव भी क्या है, तनाव बल है। तो जिस तरफ से खींचेगी उस तरफ तनाव ज़्यादा और जिस तरफ वो पट्टे को छोड़ेगी उस तरफ तनाव कम। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चालक गिरनी एक तरफ से पट्टे को खींचती है वह दूसरी तरफ पट्टे को छोड़ती है। तो एक तरफ से पट्टे को खींचेगी और दूसरी तरफ पट्टे को छोड़ेगी, ठीक है। अतः खींचे भाग में तनाव जो होगा, अतः खींचे हुए भाग में तनाव ढीले भाग से ज़्यादा होता है, ढीले भाग से ज़्यादा होता है। खींचे हुए भाग में तनाव ज़्यादा होगा किससे, ढीले भाग से, ठीक है। यहाँ T1 जो मैं मान रहा हूँ वो ये है खींचे हुए भाग में तनाव, खींचे हुए भाग में तनाव। और तनाव एक तरह से बल है तो ये किस में है, न्यूटन में है। किस में है, न्यूटन में, ठीक है। T2 जो है ये ढीले भाग में तनाव है, ढीले भाग में तनाव, और ये भी किस में है, न्यूटन में। और दोस्तों यहाँ पे जो v है ये पट्टे का वेग है। क्या है, पट्टे का वेग, और ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। बल का मात्रक, तनाव एक बल ही है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
और सबका ये एसआई मात्रक होता है क्योंकि हम मात्रक को एसआई पद्धति में ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा P बराबर T1 माइनस T2 इंटू V, यानी ये T1 माइनस T2 जो है ये है परिणामी तनाव बल। क्या ये परिणामी तनाव बल, और परिणामी तनाव बल कैसे निकालेंगे? ज़्यादा वाले तनाव में से कम वाला तनाव घटाएंगे तभी तो परिणामी आएगा। तो ज़्यादा वाला कौन सा है? T1, और कम वाला कौन सा है? T2। तो T1 में से T2 घटाएंगे तो परिणामी तनावी बल आ गया, और उसको पट्टे के वेग से गुणा कर देंगे तो हमारे पास पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा बच्चों, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मात्रक ये क्या है? तनाव बल है। अगर बल में से बल को घटाएंगे तो बल ही आएगा, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक न्यूटन, और वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे शक्ति का जो मात्रक है वो क्या जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये 1 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड की जगह मैं वाट भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? वाट भी लिख सकता हूँ। और शक्ति का मात्रक आप जानते हो क्या होता है? वाट भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टॉपिक है पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति, ये हमारा यहाँ पर ही क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक है तनावों का अनुपात। तनावों का अनुपात। अब तनावों का अनुपात क्या होगा? T1 क्या है? तनाव बल है। T2 क्या है? तनाव बल है। T1 खींचे हुए भाग में तनाव है, T2 ढीले भाग में तनाव है। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों के अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा? उसका डेरिवेशन कैसे होगा? वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अब क्या ज्ञात करेंगे? T1 अपॉन T2 इसका डेरिवेशन करेंगे। किसका डेरिवेशन करेंगे? T1 अपॉन T2 का। और इस T1 अपॉन T2 के डेरिवेशन को अपन अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा देख सकते हो, या फिर भी कोई डाउट हो तो ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हो। आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।